हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल को किस तरह से अप्रोच करें कि भैया हम जीरो से हीरो बन जाएं। ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर हमने क्लास अटेंड कर ली लेकिन सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। आप एक दिन ये डिक्लेयर कर देते हैं अपने मन में कि भैया हमारा तो फिजिक्स जो है वो वीकेस्ट सब्जेक्ट है। ना तो आप वीक हैं ना ही आपका सब्जेक्ट वीक है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है और फिर सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में जो आपके अंदर एंजाइटी रहती है, जो प्रेशर आप महसूस करते हो ना, वही एंजाइटी और वही प्रेशर आप जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं और वो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो ये सेशन उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अमन सर। बिल्कुल, हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और रहना भी चाहिए, है ना। अच्छा, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं वाला हूं, ना कुछ समझाने वाला हूं, ना कोई डेरिवेशन, ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं। तो फिर बात ये आती है कि फिर आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो भैया, आज के सेशन के वीडियो टाइटल से आप एक बात तो समझ चुके हैं कि आज हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं, और वो क्या है, हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को किस तरह से अप्रोच करें कि भैया हम जीरो से हीरो बन जाएं। ये हमें सीखना है। भैया, फिजिक्स आपने पढ़ ली है या पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आप फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ज़्यादातर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर हमने क्लास अटेंड कर ली, हमने नोट्स पढ़ लिए, हमने फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, रट लिया है, सब कुछ फॉर्मूला रट लिए हैं, लेकिन सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हमें तो ये समझ में ही नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, और फिर धीरे धीरे यही स्थिति बनती चली जाती है और आप एक दिन ये डिक्लेयर कर देते हैं अपने मन में कि भैया हमारा तो फिजिक्स जो है वो वीकेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ना तो आप वीक हैं ना ही आपका सब्जेक्ट वीक है। यहां पे केवल फिजिक्स को अप्रोच करने का आपका तरीका गलत हो सकता है, और उसी तरीके को सही करने के लिए आप ये सेशन अटेंड कीजिए। अगर आप ये सेशन अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने मार्क्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वही सब बातें डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है, और उसको किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से टैकल किया जाए, यही सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे कुछ बच्चे हैं जो नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो ये सेशन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बच्चों, आप लोगों ने पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, स्पेशली 2025 का देख लीजिए अभी रिसेंट में, और 2026 का देख लीजिए। तो उस पेपर को देख के आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि हम अगर केवल थ्योरी पढ़ के जाएंगे या केवल कंसेप्चुअल नॉलेज भी अगर लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी उतनी डेवलप नहीं हुई है तो हम उस पेपर में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। काफी क्वेश्चंस हमारे आते हुए भी हमको छोड़ के आने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पुअर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, स्पीड एंड एक्यूरेसी नहीं है। तो इस सेशन में हम यही सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, और इनको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इनहैंस किया जाए, यही हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको ये सब बातें बताने वाला हूं। हजारों बच्चों को मैंने मेंटर किया है, और वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे। जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके 30-40 नंबर, 50 नंबर से ज़्यादा कभी नंबर आते ही नहीं थे फिजिक्स में, लेकिन जब उन्होंने हमारे सेशंस को सुना, हमारी बातों को समझा और अपने ऊपर वर्कआउट किया, तो वही बच्चे 120, 130, 150, 160 प्लस नंबर भी वो लोग लेकर के आने लगे। तो क्या यहाँ पे इंटेलिजेंस में फर्क आया? वो बच्चा पहले इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन सेशन सुनने के बाद इंटेलिजेंट हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे जो डिफरेंस आया है वो आया है अप्रोच का। वो बच्चा पहले जिस तरह से पढ़ाई करता था, पहले वो जिस तरह से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करता था, और आज वो जिस तरह से न्यूमेरिकल को अप्रोच करता है, उसमें फर्क आया है, और इसी वजह से उसका इंप्रूवमेंट हो पाया है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए, एक पेन अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, और जो कुछ भी बातें आज मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं उनको एक एक करके नोट करते जाइए। जो जो भी बातें आपको काम की लगे उसको नोट करते जाइए। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो सेशन के एंड में कमेंट जरूर कीजिएगा, और उस कमेंट में मुझे आपसे चाहिए कमिटमेंट, मुझे आपसे चाहिए एक प्रॉमिस कि यस, वी विल इंप्रूव इन फिजिक्स, वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स, और हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे क्वेश्चन से, हम उनको सीखेंगे, समझेंगे और सिलेक्शन करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। अब भाई, सबसे पहली बात तो ये आती है कि बच्चे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उन्हें टॉपिक की सीक्वेंसिंग ही पता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास 11th के जो भी टॉपिक्स होते हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। सपोज अगर किसी बच्चे को रोटेशनल मोशन के सवाल लगाने हैं, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के सवाल वो बच्चा तभी लगा पाएगा, रोटेशनल मोशन के सवाल वो बच्चा तभी लगा पाएगा बेटा जब उसे काइनेमैटिक्स आती हो, या
एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैकेनिक्स की जो उसे आती हो पहले से, तभी तो यहाँ जा पाएगा। तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सीक्वेंस में लिखे हैं। इसी तरह से थर्मोमीट्री, कैलोरीमीट्री, मतलब थर्मल का सेक्शन अलग है, हालांकि थर्मल का सेक्शन इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, ठीक है। बात करते हैं क्लास 12th में, तो क्लास 12th में भी अगर किसी को मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन लगाने हैं तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आप तभी लगा सकते हैं जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट की नॉलेज हो। अगर कोई बच्चा सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन लगाना चाहता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की उसको नॉलेज होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स अगेन एक इंडिपेंडेंट सेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन इसमें भी बेसिक एल्जेब्रा तो आपको पता, बेसिक ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स, देखिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी मैंने सीक्वेंस में लिखा है, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन उसके बाद मैटर वेव, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड देन रेडियो एक्टिविटी। तो आपको अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं तो सबसे पहले तो टॉपिक की सीक्वेंस को पता कीजिए कि किस सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ब्लाइंडली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहां से तो आप सीक्वेंस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन अब बात ये आती है कि इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एलएन में पढ़ रहे हैं या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उस कोचिंग का अपना एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। रेस या डीपीपी कह लीजिए, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जिसको हम एलएन में रेस कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी देखिए बहुत मस्ट होता है, एनसीईआरटी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, एक सरफेस लेवल पे रीडिंग ले सकते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर या समरी के पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी आप कुछ क्या सारे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देन एलएन के अंदर हम कुछ बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को हम यहाँ पे एनसीआर, क्रॉप, एक्स्ट्रा एज और टॉपिक एनहेंसमेंट क्वेश्चन जैसी बुकलेट्स देते हैं। दूसरे कोचिंग वाले भी कुछ ना कुछ मटेरियल देते होंगे। तो इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर की रेफरेंस बुक्स के ऊपर मत जाइएगा। कोचिंग में जो आपको मटेरियल मिल रहा है वही मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप कई सारे टॉपर से भी पूछेंगे तो वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा पजल नहीं करते हैं इधर उधर के मटेरियल में, वो अपनी कोचिंग से रिलेटेड मटेरियल ही अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट पेपर्स पड़े हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ सपोज आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी भी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस आप कोई भी एक रेफरेंस बुक को रेफर कीजिए, एनसीईआरटी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, दैट्स इट। तो यही हमारा सोर्स रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोर्स हमें नहीं लेने हैं, ठीक है ना। वैसे तो मॉड्यूल और रेस ही मोर देन सफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही आप कोई रेफरेंस बुक या अदर बुक्स के ऊपर जा सकते हैं। नाउ अब हमें सोर्स तो पता चल गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, लेकिन क्या स्टेप्स होने चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका विजुअलाइजेशन लेने की कोशिश कीजिए, मन में एक पिक्चर बनाइए, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या सिचुएशन है उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्टेप 2, अब आपने जब सिचुएशन समझ ली है तो फिर अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कीजिए कि यहां पे कौन कौन से कंसेप्ट्स काम आएंगे। क्या यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा, या एनर्जी कंजर्वेशन आएगा, या मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा, या जो भी कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल है उसके बारे में सोचिए, आइडेंटिफाई कीजिए उसको। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अंतिम कार्य आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट। तीसरा स्टेप है कैलकुलेशन पार्ट। अब कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो सभी के सभी आपसे सॉल्व भी हो गए, कोई से ऐसे क्वेश्चन होते होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं भी होते होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इन 3 स्टेप में से कौन सा वो स्टेप है जो आपको परेशान कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्या उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन परेशान कर रही है तो उसके ऊपर वर्क कीजिए, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कंसेप्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया है लेकिन समझ में नहीं आता है, वो कंसेप्ट गलत लगा देते हैं, तो ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए। पहला स्टेप तो मेरे ख्याल से सभी को इजीली क्लियर हो ही जाएगा। कोई भी बच्चा क्वेश्चन की सिचुएशन को तो एनालाइज कर ही सकता है, इमेजिन कर सकता है, एक सीन अपने मन में क्रिएट कर सकता है कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली, तो भूलिएगा नहीं ये तीनों के तीनों स्टेप्स। देन क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय या फिजिक्स को अप्रोच करते समय। सबसे पहली गलती जो मेडिकल के स्टूडेंट्स करते हैं या जो नीट एस्पिरेंट्स जो गलती करते हैं, वो बहुत कॉमनली ये बात बोलते हैं यार फिजिक्स को तो याद कर लेंगे। भैया फिजिक्स को याद करना इज अ मिथ। आप फिजिक्स को याद नहीं कर सकते हैं। हाँ सर हम तो एक सर से पढ़ते हैं और वहाँ तो सर हमें ट्रिक्स मिल गई हैं, टिप्स मिल गई हैं, कुछ फार्मूला है और हमारे तो सर क्वेश्चन बनने लग गए। तो प्यारे बच्चों एक बंच ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आपको कन्वेंशनल तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अगर कोई फॉर्मूला याद करना है तो आप उसका बैकग्राउंड पता कीजिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे है, उसके पीछे क्या डेरिवेशन, उसके पीछे क्या लॉजिक है। यानी कि यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई। द क्यूरियस माइंड लाइक यू विल ऑलवेज नीड टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाई। जब आप व्हाई पूछने लग जाएंगे ना तो आपको फिजिक्स को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगली बात देखिए, बहुत ईमानदारी से मैं ये वाली बात कह रहा हूं और आप लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा समय आपको फिजिक्स को देना ही पड़ेगा, एग्जाम हॉल में भी और घर पे पढ़ाई करते समय भी। जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तब भी आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा समय फिजिक्स को देना ही पड़ेगा। नंबर 3, देखिए थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल नॉलेज के बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जो बच्चे पैसिव लर्निंग करते हैं, कहीं पे कोई वीडियो देख ली, कहीं से किसी भैया दीदी से कोई बातें सुन ली, अच्छा ये ऐसे होता है वैसे होता है, इसका ये फॉर्मूला है, और वो सोचते हैं हम उसके न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उससे रिलेटेड थ्योरी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको प्रॉपर किसी टीचर से अच्छे से सीखना पड़ेगा या किताब पढ़ के आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भैया हम तो बस पैसिव लर्निंग कर लें और न्यूमेरिकल लगाने लग जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। देन एक और जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते से ही वो सॉल्व करना चालू कर देते हैं। क्या है ये, ऐसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है और फिर सॉल्व करना है। नाउ व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड ऑब्जर्व, आप क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 3 स्टेप्स दिमाग में है। सबसे पहला अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना और कैलकुलेशन करना। तो जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एफबीडी बनाइए, अगर बन सकता है तो उस क्वेश्चन में। अगर वो सर्किट इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन है उसका सर्किट बनाइए। अगर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसमें बन सकते हैं तो वो बनाइए, ठीक है। मतलब ऑल पॉसिबल ऑफ ड्राइंग विच यू कैन ड्रॉ रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, एक स्कीमेटिक डायग्राम वो बनाइए। फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन क्वांटिटीज हैं और क्या क्या फाइंडिंग, मतलब नोन और अननोन क्वांटिटीज क्या क्या हैं। क्या क्या गिवन है वो नोन क्वांटिटीज हो गई और जो पूछा जा रहा है वो अननोन क्वांटिटी हो गई, तो उनको लिख लीजिए, ठीक है। एंड लास्टली फिर अब आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, नाउ दीज आर द टिप्स और आई कैन से प्रो टिप्स, ठीक है, टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली जो टिप मैं यहां पे देना चाहूंगा जो सभी टॉपर बच्चा भी फॉलो करता है, और वो है टाइम बाउंड एक्टिविटी में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। एक टाइम बाउंड तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। देखिए ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कोई भी वो एक्सरसाइज ओपन करते हैं, मान लीजिए उसमें 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, 1 सॉल्व किया, हो गया, स्माइल है चेहरे पे, 2 हो गया, 3 हो गया, अभी तक चेहरे पे स्माइल है। जैसे ही 4 पे आए, मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो भैया चेहरा उतर जाता है, सैड हो जाते हैं, बुक बंद कर देते हैं और अपने आप को ये कन्विंस करा देते हैं कि साहब हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो वीक स्टूडेंट हैं। अरे भैया ऐसी गलती मत करो, यही नहीं करना है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, वो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 15-15 मिनट बिता देते हैं। अब यार 15 मिनट तुमने एक क्वेश्चन पे बिता दिया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इस तरह से तो तुम 1 घंटे में जो है 4 क्वेश्चन ही कर पाओगे, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल को भी अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको ना कहने की आदत आनी चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू से नो, ठीक है ना। नहीं हो रहा है, 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो वही क्वेश्चन 1 मिनट में करना है ना। तो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा का समय हमें नहीं लगाना है। विद इन 5 मिनट्स हमें उसको सॉल्व करने की आदत बनानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगर वो 5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो उस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए और थोड़ी देर बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बनेगा। और फिर भी अगर ना बने तो उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़िए, थोड़ा सा अपने ब्रेन को ऐसी आदत डालिए कि हाँ हमें कुछ सीख के करना है। और मैं तो फिर भी ये बोलता हूं कि अगर आपसे तब भी ना बने तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, या उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए। तो इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिएगा, लेकिन टाइम, पर्टिकुलर टाइम ही दीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ना बिताएं, क्योंकि देखिए अगर आप 15 मिनट दे रहे हैं एक क्वेश्चन को तो 1 घंटे में 4 सवाल हो पा रहे हैं, 5 मिनट देते हैं तो 1 घंटे में 12 सवाल हो रहे हैं, 4 मिनट देते हैं तो 1 घंटे में 15 सवाल हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो सर ऑन एन एवरेज हम 1 घंटे में कितने सवाल कर सकते हैं? देखिए थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो 20 से 25 सवाल आप बहुत इजीली, फॉर द बिगिनिंग लेवल आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, बिगिनर लेवल पे मैं आपको कह रहा हूं कि आप 1 घंटे में 20 से 25 सवाल तो इजीली लगा ही लेंगे। लेकिन दिमाग में यही बात रखिएगा कि हमें किसी भी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। देखिए टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। अगर आपको टाइम कम करना है
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, यही तो हमारा लक्ष्य है, तभी तो हमारा नीट क्रैक होगा। तो बेसिकली टाइम बाउंड एक्टिविटी से क्या होता है कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है, आप स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एक्यूरेसी के साथ भी उसको कर पाएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, एक दिन में रिमोट का बटन नहीं है कि दबा दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप स्टूडेंट हैं, टीचर तो है नहीं कि आपको अगर हमने होमवर्क दिया है तो 100% वो आपसे बन ही जाएगा। देखिए, अगर हम आप लोग को कोई होमवर्क देते हैं ना, तो वो हम देते हैं ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपको 100% अटेम्प्ट करनी है एक्सरसाइज, सो दैट इन फ्यूचर जब भी वो एक्सरसाइज को आपका टीचर डिस्कस करे तो आपको पता तो चले कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। वही आपका मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होगा क्लास में। देन अगेन, टाइम बाउंड एक्टिविटी से आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होगी, सबसे अच्छी बात होगी ये, सबसे अच्छी बात होगी ये क्या लिखा है मैंने, एग्जाम हॉल में जो आपके अंदर एंजाइटी रहती है, जो प्रेशर आप महसूस करते हो ना, वही एंजाइटी और वही प्रेशर आप घर बैठे बैठे भी पा सकते हैं भैया। जब आप टाइम बाउंड एक्टिविटी में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यू विल फील दैट प्रेशर एंड एंजाइटी जो एग्जाम हॉल में आता है। तो यही तो प्रैक्टिस करना है। अरे फिजिक्स तो तुम सीख लोगे, केमिस्ट्री बायो सब तुम सीख लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप नहीं हुई है कि तुम प्रेशर ही टैकल नहीं कर पा रहे, तुम स्ट्रेस ही टैकल नहीं कर पा रहे, तुम उस एंजाइटी को टैकल नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, फिर तुम एग्जाम हॉल में परफॉर्म करके नहीं आ पाओगे। तो टाइम बाउंड एक्टिविटी से ये चीज संभव है, इसीलिए जो भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम बाउंड, अब टाइम बाउंड का मतलब स्टॉप वॉच रख लो या कोई घड़ी रख लो, किसी भी तरह से इस चीज को मैनेज करो, टाइम देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर हमारा सिलेक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है, हमें महसूस होने लग जाता है, कैसे, वो इनर कॉन्फिडेंस एक आ जाता है कि यार कर लेंगे हम तो, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपने कमांड पा लिया है और अगर उसकी न्यूमेरिकल्स आपका करने का खुद से मन करता है, या आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि अच्छा हाँ सर दे दो आप ये क्वेश्चन, मुझे तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारी थ्योरी सारे फॉर्मूले पता है, मैं तो कर लूंगा या मैं तो कर लूंगी, वो कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने अंदर लाना है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आता है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर ऐसे आता है, ये तीनों अटेम्प्ट फॉलो करके। कोई भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को मिनिमम 3 बार आपको सॉल्व करना चाहिए। जब आप सबसे पहली बार उसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको पर क्वेश्चन 3 से 5 मिनट लगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जाने दो, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में आप उस क्वेश्चन, आप पर क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले सकते हैं, लेकिन अब आपको कहीं कुछ नहीं देखना है। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप हेल्प ले सकते हैं, टीचर से सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आप कोशिश कीजिए कि आप किसी की भी हेल्प ना लें, अपने आप से करिए, ठीक है। और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आप उन पे स्टार मार्किंग कर दीजिए, सो दैट आप जब जब भी रिवीजन करें तो उन स्टार मार्क क्वेश्चन को तो आप बार बार रिवाइज करें, ताकि वो जो भी लैग आपका आ रहा है उसकी माइंड मैपिंग अच्छे से हो सके। देन थर्ड अटेम्प्ट आपको देना है, ऐसा नहीं सारे अटेम्प्ट एक दिन में देने, थोड़े थोड़े दिन के गैप में, 2-3 दिन बाद में भी 1 वीक लेटर में भी 1 मंथ लेटर, ठीक है ना। अब थर्ड अटेम्प्ट जब आप उसका देंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप रट रट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या आप सिर्फ क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि भैया हमारा तो आंसर मैच हो जाए, तो देखिए मैंने कहा आपको कि फिजिक्स को रटना इज अ मिथ। आप रटना चाहेंगे, किसी टिप्स एंड ट्रिक्स से करना चाहेंगे, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, कन्वेंशनल मेथड ही आपको अपनाना पड़ेगा। यानी कि आपको कंसेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी कि सर हमें वो चीज समझ में आई भी है या नहीं आई है? तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी एक्सरसाइज का थर्ड अटेम्प्ट कर रहे होंगे और फिर भी आपसे कोई से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसकी फिजिक्स आपको समझ में नहीं आई है तो कृपया करके उसको रिविजिट करें और उसको फिर से समझें। लेकिन अगर थर्ड अटेम्प्ट में भी आपने सभी के सभी क्वेश्चंस बना लिए प्रॉपर करेक्शन के साथ, या मतलब बिल्कुल सही बना लिए, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस जो आप महसूस करेंगे ना, वो आपकी फिशी सी स्माइल बयान कर देगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब भैया हमें कॉन्फिडेंस है, अब हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस, बाय रिपीटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मिनिमम 3 तो करने ही है, और 3 से ज्यादा तभी करिएगा जो भी, अगर स्टार क्वेश्चंस है उन स्टार क्वेश्चंस को ही बार बार सॉल्व कीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। देखिए अगला, ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चे ना अप्रिसिएशन लूप में फंसते चले जाते हैं। सर क्या होता है अप्रिसिएशन लूप?
बच्चे उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ते हैं जो उनको आ जाते हैं, और उन आते हुए टॉपिक्स के अंदर ही क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते रहते हैं और अपने माइंड को ये मैसेज कन्वे करते रहते हैं कि साहब हमें तो सब आता है, पूरी फिजिक्स आ गई। लेकिन ये गलत है। अगर आप आते हुए टॉपिक्स को, भाई शुरू में जोश होता है ना बच्चों के पास, तो उस जोश में शुरू के टॉपिक्स तो अच्छे से पकड़ लेते हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन बार बार आगे टीचर तो आगे बढ़ गया, अगले टॉपिक पे आ गए, लेकिन बच्चा अभी भी पीछे के क्वेश्चन ही कर रहा है, नए टॉपिक के क्वेश्चंस वो करना ही नहीं चाह रहा या कर ही नहीं पा रहा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें आगे से आगे नए टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने, थोड़ा फास्टली करने, टाइम बाउंड एक्टिविटी समझाया आपको, टाइम मैनेजमेंट स्किल समझाई, ये सबको दिमाग में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर की देख लेते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मत करो ऐसा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज या जो भी सेट आप सॉल्व कर रहे हैं उस पूरे सेट को सॉल्व कीजिए, फिर आप लास्ट में एक साथ सारे आंसर चेक कीजिए। दिस इज अ गुड हैबिट। ठीक है। अगला, फॉर सम क्वेश्चंस यू कैन ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन वाया द गिवन ऑप्शंस। देखिए ये भी एक अच्छी टेक्निक होती है कंपटीशन एग्जाम में, इससे आपको स्पीड मिलेगी। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे ही डेवलप होगा। ठीक है ना, ये एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होगी। कैसे डेवलप होगी? जब आप डेली फिजिक्स पढ़ेंगे, जब आप डेली फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि हाँ भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं। फिर अगली बात देखिए, कई बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी बहुत तगड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में वो सिली मिस्टेक कर देते हैं। और वो सिली मिस्टेक किससे रिलेटेड होती है? यूनिट से। क्वेश्चन के अंदर क्या यूनिट गिवन है और ऑप्शंस के अंदर क्या यूनिट गिवन है, वो ढंग से उसको पढ़ते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं और आंसर जो है उनका गलत आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स मेंशन्ड हैं, सभी फिजिक्स है तो सभी क्वेश्चन में यूनिट्स मेंशन होती ही है, तो उनको कृपया करके ध्यान से देखें और जो भी रिक्वायर्ड यूनिट कन्वर्जन करना है उसको करने के बाद ही हम आगे बढ़ें। फिर जो स्टेप 3 होता है कैलकुलेशन पार्ट, इसमें भी बच्चे कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। कई बार डेटा ऐसा आ जाता है, डेसिमल मिसप्लेस कर दिया, जीरो मिसप्लेस कर दिया, गड़बड़ हो गई, अंडर रूट गलत कैलकुलेट कर लिया, गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, तो सिली मिस्टेक्स जो हैं कैलकुलेशन में, इनको हम कोशिश करें कि इनको जितना हम अवॉइड कर सके उतना हम अवॉइड करें। देन हमें हमारी गलतियों का एक खाता बना लेना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स के, तो डेफिनेटली हम गलतियां कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रहे होंगे, हम उनको रिविजिट कर रहे होंगे, तो क्यों ना हम उनके कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लें और हमारी एक एरर लॉग बुक बना लें, उसमें भी मेंशन कर दें कि फलाना पेज पे क्वेश्चन है, इसमें मैं बार बार अटकता हूँ, ये कंसेप्ट है, इसमें बार बार अटकता हूँ, उसकी एक लिस्ट बना लो और फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, इससे हमारे जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे ही होंगे। देन 1 पेज नोट्स आपको बनाने चाहिए। ठीक है ना, फिजिक्स में लगभग 11th और 12th मिला के 30 टॉपिक्स होते हैं, तो 31 पेज नोट्स बनाइए। उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, उनके जो फॉर्मूला हैं, ठीक है ना, जो भी अच्छी अच्छी बातें आपको लगती है जो आप भूल जाते हैं, वो आप बनाइए, किसी दूसरे के नहीं, अपने खुद के स्वयं बनाएं। 1 पेज नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब फॉर्मूला टिप्स पे रहता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, कंसेप्ट भी टिप्स पे रहते हैं तो भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। देन एक और बात यहाँ पे अपने को समझनी चाहिए, अगर हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो ऐसा नहीं एक दिन लगा लिया, 2 दिन लगा लिया, आज तो सर ने भैया चाबी भर दिया, आज तो हम बिल्कुल मोटिवेटेड हो गए, आज तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको ये काम डेली करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है ना, जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है वो हमेशा विजयी भव होता है। तो डेली सीखो, डेली रिवाइज करो और डेली सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, अब कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने रूटीन के हिसाब से नैरो डाउन कीजिए कि भैया मुझे फिजिक्स को पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना, और इतने क्वेश्चन तो मुझे डेली सॉल्व करने ही करने, वरना मैं सोऊंगा नहीं। ये काम आपको करना है। पैसिव लर्निंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यू नीड टू अवॉइड द पैसिव लर्निंग। कहीं से यूट्यूब से या किसी की वीडियो से या किसी भैया दीदी से कोई चीज़ सीखी तो आपको ऐसा लगता है अच्छा उनसे ट्रिक सीख ली, उनसे ही फॉर्मूला पता कर लिया, फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख ली, अब तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लूँगा। आप नहीं कर पाएंगे, शायद 10 में से 2 कर लेंगे, 8 नहीं होंगे। तो 8 क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने जल्दीबाजी में सरफेस लेवल पे चीज़ें देखी हैं, आप जड़ पे नहीं गए हैं, कंसेप्चुअल स्टडी आपने नहीं की है। तो फोकस ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ता बहुत है, समझता बहुत है, सेंसिबल है, लेकिन सिली मिस्टेक उसने क्या करी, आंसर जो आया उसके, भाई 4 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन कैसा भी हो सकता है,
तो कम से कम ये देखिए कि अगर आपने किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है तो जो उसका आंसर आया है वो कोई सेंस भी बनाता है या नहीं बनाता है, इज इट सेंसिबल और नॉट। अब जैसे मान लीजिए गन से बुलेट निकल रही है, गन का मास है ज्यादा और बुलेट का मास है कम। अब यहां पे आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है, और गन की वेलोसिटी जो है वो बुलेट की वेलोसिटी से ज्यादा आ गई और आपका जो आंसर आया वो 4 ऑप्शन में से एक था और आप उसको मार्क करके आए और आप ये सोच रहे हैं कि यार हम तो सही करके आए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला यार ये तो गलत हो गया, इतना इजी क्वेश्चन हमने गलत कैसे कर दिया। तो भैया अगर गन का मास ज़्यादा है बुलेट के मास से तो गन तो रिकॉइल होगी, तो रिकॉइल वेलोसिटी तो बुलेट की वेलोसिटी से कम ही होगी ना, तो वो ज़्यादा कैसे आ सकती है। अब अगर वो ज़्यादा आ रही है तो आपने ज़रूर कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी होगी, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो हम हमारी मिस्टेक न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलने लग जाएं तो, कि सेंसिबल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एफिशिएंसी कितनी आ रही है, अच्छा इतने परसेंटेज एफिशिएंसी आ रही है, क्या आनी चाहिए, क्या आ सकती है इस पर्टिकुलर डेटा के अनुसार, सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से एट लास्ट बस इतना ही बोलूंगा कि भैया डोंट गिव अप, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज आई नो दैट यू कैन डू इट, और करना ही है आपको, डॉक्टर बनना है, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, ठीक है। और फिजिक्स देखिए उन्हीं बच्चों को टफ लगेगी जो हर क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं, और ऐसा असंभव है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आगे बात अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल की बात हो रही है ना, वी नीड टू अप्रोच द न्यूमेरिकल्स इन अ मोर पॉजिटिव एंड एडवांस वे। तो इस सेशन को आप लोगों ने अटेंड किया होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि अब आप लोग फिजिक्स को इस तरह से अप्रोच करेंगे जो हमने आपको यहां पे सिखाया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। थैंक यू।